नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जेवी डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है राइनाइटिस। ठीक है, तो राइनाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को ही बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस को बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड में अगेन टू टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, और नॉन इन्फेक्टेड में टू टाइप्स होते हैं, एलर्जिक और वेसोमोटर। जो एक्यूट इन्फेक्टेड राइनाइटिस है उसमें आ जाते हैं आपके बैक्टीरियल, वायरल, और जो क्रॉनिक आपका राइनाइटिस इन्फेक्टेड राइनाइटिस है उसमें आते हैं स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक में आगे आते हैं ट्रॉफिक राइनाइटिस, सिंपल क्रॉनिक राइनाइटिस, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस एक्का, राइनाइटिस केसियोसा, ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमेटस राइनाइटिस। ठीक है, और जो नॉन इन्फेक्टेड में आपके एलर्जिक और वैसोमोटर थे उसमें एलर्जिक के अगेन टू टाइप्स होते हैं, सीजनल एंड पेरिनियल राइनाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट राइनाइटिस पे, जो कि वायरल, बैक्टीरियल और इरिटेटिव टाइप होते हैं तीन। तो वायरल राइनाइटिस में जो फर्स्ट है हमारा कॉमन कोल्ड, कोराइजा। ठीक है, कोराइजा किस वजह से होता है? कुछ वायरसेस की वजह से होता है, लाइक एडिनो वायरस, पिकोरना वायरस, या उसके सब ग्रुप्स होते हैं, राइनो वायरस और कॉक्सिकी और इको। तो इसमें फीचर्स आपको क्या मिलेंगे? पेशेंट को नेजल स्टफनेस मिलेगी, और राइनोरिया होगा, स्नीजिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? बेड रेस्ट, plenty of fluids, antihistaminics, nasal decongestants, analgesics, antibiotics, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कॉमन कोल्ड के? साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी ओ या सी की वजह से। इसमें क्लिनिकल फीचर्स कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं। या राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथेमास भी हो सकता है, लाइक मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स में, जो कि जिसमें एक्जेंथेमास यानी रैशेस होंगे, 2 से 3 दिन बाद रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड है इसमें बैक्टीरियल राइनाइटिस। उसमें आते हैं नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन, जो कि प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। जो प्राइमरी बैक्टीरियल राइनाइटिस होता है वो चिल्ड्रन में मिलता है, और यूजुअली किस इन्फेक्शन से होता है? न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस की वजह से। इसमें ग्रेश वाइट टिनेशियस मेम्ब्रेन आपको मिलेगी नोज में, और अगर उसको रिमूव करते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। बैक्टीरियल राइनाइटिस में आपके आते हैं डिप्थेरेटिक राइनाइटिस। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है टू द फोशस डिप्थेरिया, या फिर एक्यूट क्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। डिप्थेराइटिस राइनाइटिस में ग्रेश मेम्ब्रेन मिलती है, जो कवर करता है हमारे इंफीरियर टर्बिनेट को और फ्लोर ऑफ नोज को। इसमें मेम्ब्रेन टेनेशियस होती है और उसको रिमूव करने से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपको पेशेंट को आइसोलेट करना है, उसको सिस्टमिक पेंसिलिन देनी है और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना है। ठीक है, इसमें है थर्ड इरिटेटिव राइनाइटिस। इरिटेटिव राइनाइटिस होता है एक्सपोजर ऑफ डस्ट, स्मोक या इरिटेटिंग गैसेस से, या लाइक अमोनिया, फॉर्मेलिन। ठीक है, ये ट्रॉमा या नेजल म्यूकोसा, ट्रॉमा और नेजल म्यूकोसा की वजह से भी हो सकता है। अगर हम इंटरनेजल मैनिपुलेशन करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या मिलेंगे आपको? इमीडिएट कैटरल रिएक्शंस मिलते हैं, लाइक स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल कंजेशन, और सिम्टम्स रैपिडली पास ऑफ हो जाते हैं अगर हम ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं तो। नेक्स्ट है क्रोनिक राइनाइटिस। क्रोनिक राइनाइटिस में नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है नोज की। इसके अगेन 5 टाइप्स है: क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, राइनाइटिस केजियोसा। सिंपल क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस में कॉजेज क्या होते हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इसमें। अगर नेजल इन्फेक्शन काफी टाइम तक परसिस्ट करता है, अगर साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है या एडिनॉइड्स हैं, तो उस केस में भी सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस होता है। या फिर क्रोनिक इरिटेशन होती रहती है डस्ट से, स्मोक से या सिगरेट से, स्मोकिंग से, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो या पेशेंट को, या वैसोमोटर राइनाइटिस हो, या एंडोक्राइनल या मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकते हैं। इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? एक तो हाइपरीमिया एडिमा मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और सिरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी मिलती है, और गॉबलेट सेल्स इंक्रीज मिलेंगे। इससे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज जो कि म्यूकोइड हो सकता है या म्यूकोपुलेंट हो सकता है, पेशेंट को पोस्ट नेजल ड्रिप होगी, हेडेक होगा, स्वोलन टर्बिनेट्स मिलते हैं और उनको
प्रेशर करने पे उसमें पिटिंग होती है उसमें, और वैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रॉप्स डालने से वो श्रिंक हो जाते हैं। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज मिलेगा जो कि म्यूकोइड हो सकता है या म्यूकोपुलेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को ट्रीट करना है, नेजल इरिगेशन करना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन से नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने हैं या फिर एंटीबायोटिक्स देने हैं ताकि वो नेजल इन्फेक्शन को क्लियर कर सके। फिर है इसमें नेक्स्ट हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। इसमें क्या होगा, म्यूकोसा थिक हो जाता है, सब म्यूकोसा थिक हो जाता है, सिरमस ग्लैंड थिक हो जाते हैं, पेरियोस्टम थिक हो जाता है और बोन भी थिक हो जाती है। इसकी कुछ एटियोलॉजी होती है जैसे रिकरेंट नेजल इन्फेक्शन है या क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, क्रॉनिक इरिटेशन है अगर नेजल म्यूकोसा की तो उस वजह से होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा जो कि थिक होता है, स्टिकी होता है, हेडेक होता है पेशेंट को, हैवीनेस ऑफ हेड मिलती है, ट्रांजिएंट एनोस्मिया मिलता है। साइंस क्या मिलेंगे इसमें, हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्बिनेट्स या टर्बिनेट म्यूकोसा थिक हो जाएगी और प्रेशर डालने पर फिटिंग उसमें नहीं होती और वैसा कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रग से वो श्रिंक हो जाती है। मैक्सिमम चेंज होता है इन्फीरियर टर्बिनेट में, और इन्फीरियर टर्बिनेट में कैसी अपीयरेंस मिलेगी आपको, मलबेरी अपीयरेंस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, आपको कॉज को डिस्कवर करना है, उसको रिमूव करना है। जो टर्बिनेट का साइज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लीनियर कॉटराइजेशन या सब म्यूकोसल डायथर्मी या क्रायोसर्जरी ऑफ टर्बिनेट्स या पार्शियल और टोटल टर्बिनेक्टमी या सब म्यूकस डिसेक्शन ऑफ टर्बिनेट्स बोन लेजर से। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, इसमें आपको सेप्टम का डेविएशन मिलता है एक तरफ। ठीक है, इसमें नोज रूमियर हो जाती है और इसमें आपको इंफीरियर मिडिल टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी दिखाई देगी। इस वाइड स्पेस को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिड्यूस करने के लिए जो वहाँ पे उस रूमी नोजल कैविटी में ड्राइंग हो जाती है और क्रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, फिर आता है राइनाइटिस केजियोसा पे। ये जो डिसीज होता है ये यूनिलेटरल होता है और मोस्टली मेल्स में मिलता है। नोज क्या होती है, पूरे पोलन डिस्चार्ज से फिल होती है और उसमें चीजी मटेरियल मिलता है। साइनस म्यूकोसा ग्रानुलोमेटस हो जाती है और जो साइनस की बोनी वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, वहाँ के डेब्रिस को, ग्रेनुलेशन टिश्यू को रिमूव करना है और साइनस को ड्रेन करना है, फ्री ड्रेनेज करनी है। नेक्स्ट है वेसोमोटर राइनाइटिस, वीएमआर। ये नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है लेकिन क्लिनिकली इसमें सिम्टम्स नेजल एलर्जी वाले मिलते हैं। ये कंडीशन थ्रू आउट द ईयर रहती है पेशेंट को। पैथोजेनेसिस इसका है, जो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से वेसोडाइलेटेशन होता है, एंगॉर्जमेंट होता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से हमारे नेजल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, इसलिए जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं इन वेसोमोटर राइनाइटिस। नेजल म्यूकोसा इसमें हाइपर एक्टिव मिलेगी और जो हमारे नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई होते हैं उनको भी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे टेम्परेचर चेंजेस होंगे, ह्यूमिडिटी चेंजेस होंगे तो भी वो एज अ स्टिमुलाई एक्ट करते हैं। तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग मिलती है मॉर्निंग में, एक्सेसिव राइनोरिया मिलेगा जो कि प्रोफ्यूज और वाटरी होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, पोस्ट नेजल ड्रिप मिलती है। साइंस क्या मिलेंगे, न्यूकोसा जो नेजल म्यूकोसा होती है टर्बिनेट्स पे वो कंजेस्टेड होगी, हाइपरट्रॉफिक होगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, नेजल पॉलिप बन सकता है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस हो सकता है या साइनोसाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। सबसे पहले आपको जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो सिम्टम्स को प्रोवोक कर रहे हैं उनको अवॉइड करना है। पेशेंट को एंटीहिस्टामिनिक्स या ओरल नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देने हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर कोई है तो उसको रिमूव करना है। सर्जरी में आपको क्या करना है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को हम कुछ मेजर से रिलीव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ नेजल टर्बिनेट्स। ठीक है, या फिर एक्सेसिव राइनोरिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटोमोटर फाइबर्स हैं उनकी सेक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वीडियन न्यूरेक्टमी। दूसरे फॉर्म्स होते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से राइनाइटिस होता है। कुछ एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से हो सकता है राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। जो हम टॉपिकल डिकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स यूज करते हैं उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है, तो उसके एक्सेसिव यूज की वजह से राइनाइटिस हो सकता है। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, नेजल ड्रॉप्स को विड्रॉ करते हैं और सिस्टमिक स्टेरॉइड्स का एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं। राइनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी राइनाइटिस हो सकता है।
ठीक है, हनीमून राइनाइटिस होता है, इमोशनल राइनाइटिस होता है, राइनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस हो सकता है, जिनकी लेरिंगोटमी या ट्रैकियोस्टमी हुई है उनमें भी आपको राइनाइटिस मिल सकता है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं आपके राइनाइटिस के, नॉन स्पेसिफिक राइनाइटिस हो सकता है। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, एंड होप यू आर satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box and I will resolve it. So thank you so much students. Namaste, हमेशा खुश रहो बिटिया। I am JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss the Shirorog Vigyani Adhyay. It was given in the, it is the 25th chapter of the Shushu Samhita Uttar Tantra. So we will discuss the symptoms of diseases peculiar to the region of head. First, we will study the classification of Shirorog diseases which are peculiar to the region of the head, number 11 in all. The four kinds respectively due to the action of the deranged Vayu, Pitta, Kapha and their combination, as well as those which are respectively incidental to any bodily waste, Shayaj, or to the vitiated condition of the blood, Raktaj, or to the existence of parasites, Scrimage. The remaining four being known as Suryavar, Anantvad, Ardhavbhedak and Shankak. The symptoms of these 11 kinds of head diseases are given below. Then further symptoms of dosh originated types. A fit of violent headache without any apparent cause and which becomes worse in the night and is relieved by pressure or being bandaged or by an application of fomentation round the head, should be ascribed to the action of the deranged vayu and is known as the vata shirorog. A violent burning and aching pain in the head, in which the scalp seems to have been strewn over with bits of live charcoal, accompanied by a sense of scorching vapor being emitted from the nostrils, and which am- ameliorates in the night or on the application of cold, should be ascribed to the action of the deranged pith and is known as the pitta shirorog. A fit of headache in which the head or palate and the throat seem to be covered with a coat of sticky mucus and feel cold and heavy and cannot be turned about, and the face and the eyes look swollen or flabby, should be attributed to the action of the deranged bodily cough and is called the kapha shirorog. A case marked by the concerted action of all the three preceding doshas exhibits all the symptoms peculiar to all of them and is known as the Tridosha Shiroroga. Then the symptoms of Raktaj, Shayaj and Krimish types of Shiroroga. A case of headache due to the vitiated condition of the local blood manifests all the symptoms of the Pitta type and the headache becomes incapable of bearing the least touch. This is known as the Rakta Shirorog. A case of headache incidental to the waste of the local vasa, fat or cough and is marked by an intolerable pain, abhitap in the head, which is aggravated by the application of fomentation, fumigation, urine, emetic and bloodletting. This is known as the Shaya Shirorog. The disease of the head in which a pricking and tingling pain is felt inside the head as is being stung by some poisonous insect and which is accompanied by a watery discharge mixed with blood from nose, should be attributed to the existence of local parasites. This condition, this disease is a dangerous one and is known as a crimmage or parasitic shirorog. Then the symptoms of Suryavar Shirorog, the disease of the head in which a severe pain is felt in the eye and the eyebrow just as sunrise, and which goes on growing worse with the progress of the day and begins to abate only when the great luminary begins to set in the western sky, is called the Suryavar. It generally abates on the use of cold articles but sometimes on that of warm things as well. It is ascribed to the concerted action of the three doshas. Then the symptoms of Anantavad Shirorog, the disease of the head in which a violent pain is felt at the manya and the ghat,
the two nerves on the backside of the neck, which ultimately affects the region of the eye, the eyebrow, and the temples, and especially producing a throbbing pain as well as paralysis of the jawbone. And this disease is known as the Anantvat and is due to the concerted action of the three dosh. Then the symptoms of Ardhabhetak and Shankak, the disease of the head in which a violent and excruciating pain of a piercing or aching nature is felt in one half of the cranium, which makes the patient feels giddy and which either follows no distinct periodicity or recurs at a regular interval of 10 days or of a fortnight, is called the Ardhabhedak and is due to the concerted action of the three doshas. A violent pain, then comes the Shankhakrok, a violent pain caused in the head and more especially in the temples by the local vayu in the combination with the deranged cough, pith and blood, is designated by the holy sages of Ayurveda as the Shankak. It produces a very great pain and is very hard to cure even by the joint advice of thousands of physicians and is as fierce as death itself. Thus ends the 25th chapter in the Uttar Tantra of the Shushu Samhita, which deals with the symptoms of the diseases of the head. Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.